नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका ये पार्ट 2 हम बना रहे हैं। पार्ट 1 जो है वो आ चुका है। पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें आप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल से। ठीक है, इससे पहले हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं गांधीयन प्रिंसिपल को। गांधीयन प्रिंसिपल जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर बेस्ड है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B, 46, 47 एंड 48 ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड सिद्धांत हैं, जो कि रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एनंशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। इसके ऐसे सिद्धांत हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। रिकंस्ट्रक्शन नेशनल मूवमेंट, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम के समय में गांधी जी के द्वारा ये प्रोग्राम्स चलाए गए थे। ठीक है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड सिद्धांत है। पहला है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है, स्टेट को दिशा निर्देश देता है और बताता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है सरकार की कि वो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government। यानी कि ये सरकार का दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि वो लोकल लेवल पर, गांवों के अंदर विलेज पंचायत्स का गठन करे, ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, और साथ में उनको जो जरूरी पावर हैं, जो नेसेसरी पावर्स हैं और अथॉरिटी हैं, वो भी उनको दे। ठीक है, विलेज लेवल पर विलेज पंचायत्स का गठन किया जाए और उनको जरूरी पावर दिए जाए, पावर्स एंड अथॉरिटी। ठीक है, ताकि वो काम कर पाए एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, स्वशासन, ताकि वो खुद से, वो जो लोकल पीपल हैं वो खुद से, गांव के लोग गवर्नमेंट को चला सकें। ठीक है, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 40 कहता है। देन है आर्टिकल 43, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड सिद्धांत है, जो कि सरकार को दिशा निर्देश देता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। ये सरकार का दायित्व है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज की प्रमोशन है, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकती है और कोऑपरेशन बेसिस पर भी हो सकती है। ठीक है ना। देन आर्टिकल 43B, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड सिद्धांत है, जो कि कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उनकी फॉर्मेशन, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शुरू करे, उसकी फॉर्मेशन करे, वॉलंटरी फॉर्मेशन हो, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी कि उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, स्वतंत्रता पूरी 100% ना हो, लेकिन
60 to 70% उनको स्वतंत्रता दी जाए। जो 60 to 70% इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता होती है काम करने में, उसको स्वायत्तता बोला जाता है, ऑटोनोमस बोला जाता है। ठीक है, तो उनको काम करने की आज़ादी मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, उसकी डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, यानी कि लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों का राज हो, लोगों का नियंत्रण हो। लोकतांत्रिक नियंत्रण का मतलब, डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब ये हुआ। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी जो मैनेजमेंट, जो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कब होगी, जब पढ़े लिखे लिटरेट पीपल या प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेवारियां दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जॉब बेसिस पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो आर्टिकल 43B है, इसको बाद में ऐड किया गया था डीपीएसपी में बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डीपीएसपी में शामिल किया गया था संशोधन के द्वारा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। देन है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 सरकार को कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आर्टिकल सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है कि सरकारें जो हैं वो SC कैटेगरी के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट्स होते हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST कैटेगरी एंड अदर वीकर सेक्शंस, जो कमजोर वर्ग हैं और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे सरकार। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस के लोगों की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे, ठीक है, उनको हेल्प करे। एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि जो समाज में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, या अमीर गरीब के बेसिस पर जो भेदभाव किया जाता है, वो उनके साथ न हो। सरकार का दायित्व है कि वो प्रोटेक्ट करे कि किसी प्रकार का भी उनके साथ सामाजिक अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस के लोगों के साथ जो कि समाज में है। ठीक है, देन है आर्टिकल 47। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक सिद्धांत है और कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। यानी कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को, यानी कि जो जहरीले नशीले पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक्स हैं, ऐसे नशीले पदार्थों को प्रोहिबिट करे, उनकी कंजम्पशन को रोके, प्रोहिबिट बैन कर दे, ठीक है, रोक लगाए। विच आर इंजरियस टू हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। देन है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ cows and other milch and draught cattle and to improve their breeds। यानी कि आर्टिकल 48 सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है
कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो काउज, गायों और गायों के बच्चे जो हैं काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल, यानी कि जो अदर दूध देने वाले दुधारू पशु हैं या फिर जो ड्रॉट जिनका दूध सूख गया है, ऐसे पशु हैं, उनकी स्लॉटरिंग को रोके, प्रोहिबिट करे, उनका कत्लेआम ना हो, उनकी हत्या ना हो। ऐसे दुधारू पशुओं की, गायों के बच्चों की और दूध देने वाले पशुओं की हत्या ना हो, स्लॉटरिंग ना हो, कत्लेआम ना हो। ठीक है, सरकार प्रोहिबिट करे, बैन लगाए ऐसे कार्यों को। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, एक तो उनकी स्लॉटरिंग को रोके, देन काउस काउस इनका नस्ल सुधार भी करे सरकार। ऐसे नीतियां बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए जिससे कि गायों की नस्लों में भी सुधार हो। ठीक है, टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स ऑल्सो। देन बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की, जो कि उदारवादी बौद्धिक विचारधारा पर बेस्ड सिद्धांत हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो थर्ड क्लासिफिकेशन की गई है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 आ जाता है, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। ये 7 आर्टिकल्स जो हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 सरकार को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। कहता है आर्टिकल 44, दे डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। कि भारत, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि भारत के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरी होल कंट्री, राष्ट्र भारत के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक प्रकार का ही कानून हो, भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ऐसा आर्टिकल 44 कहता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया है। सेपरेट अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। हिंदुओं के लिए अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग मुस्लिम मैरिज एक्ट है। हिंदू जो है वो एक शादी कर सकता है, दो शादी करने पर उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। लेकिन मुस्लिम, उनके जो कानून हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो, उसमें बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह भी कर सकते हैं और कोई अपराध नहीं है वो। तो ये भेदभाव किस लिए है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किस लिए है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, एक प्रकार का ही कानून हो। लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं किया हुआ है। आर्टिकल 44 दिशा निर्देश देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्दी लाया जाएगा। देन आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 सरकार को डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है। दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर, चिल्ड्रंस हैं जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनकी एजुकेशन का सरकार ध्यान दे, उनका जिम्मा ले, प्रोवाइड करे। चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे दी जा सकती है? शिक्षा के द्वारा, उनकी स्वास्थ्य हेल्थ के द्वारा,
उनके पालन पोषण, उनकी डाइट, उनको मील दी जाती है। जैसे आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ियाँ चलाई जाती हैं वो एक तरह से इसी सिद्धांत पर बेस्ड हैं। तो 6 साल से कम उम्र का जो होगा उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है कि सरकार उसको प्रोवाइड करे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। देन आर्टिकल 48 दे डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो आर्टिकल 48 सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है कि जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, और एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो पशुपालन है, खेती बाड़ी और पशुपालन, उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर चलाया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। उनको एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को और पशुपालन को एक मॉडर्न साइंटिफिक तौर तरीकों से खेती बाड़ी की जाए और पशुपालन किया जाए। जैसे दूध दूध पशुपालन में दूध निकाला जाता है हाथ से, तो मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई प्रकार के टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में भी ट्रैक्टर आ चुके हैं और बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है ताकि खेती बाड़ी को, एग्रीकल्चर को ईजी बनाया जा सके और मोर प्रोडक्टिव बनाया जा सके। ठीक है ना। उन्नत कोटि के बीज भी प्रोवाइड होते हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करे। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर का यूज़ करके जल्दी काम होगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल 48 डायरेक्ट करता है सरकार को कि वो मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर चले। देन आर्टिकल 48A डायरेक्ट करता है स्टेट को, कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, सिंपल सा है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो प्रकृति, एनवायरनमेंट को, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, इम्प्रूव करे। ठीक है। एंड वो जो जंगल हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उनकी भी रक्षा करे, सेफ गार्ड करे उनको। ठीक है, उनकी रक्षा करे। और एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं, वो वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है। जंगल का भी ध्यान देना है और जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है। देन आर्टिकल 49 कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 49 सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो हिस्टोरिक प्लेस हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और हिस्टोरिक भी हैं और आर्टिस्टिक कलाकृतियां हैं। इसको जो बनाने की जो तकनीक है, कलाकृतियां जो हैं, आर्टिस्टिक भी है। ऐसे जितने भी प्लेसेस हों, मोन्यूमेंट्स हों, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हों, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड किए जा चुके हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उनको प्रोटेक्ट करे सरकार। ठीक है। आर्टिकल 49 ये कहता है। देन आर्टिकल 50 कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। पहले तो ये समझो कि जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं, जिनको कार्य करना होता है, जिन एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, जो कि काम करते हैं, कार्य करते हैं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, सरकार बनाते हैं। जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का हेड या तो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पर सीएम, और शहरी लोकल लेवल पर चेयरमैन और सरपंच गांव में। ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव हैं। इसके अलावा जो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होती है, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तहसीलदार, या फिर कोई और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं,
तो ये जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 50 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो जुडिशरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे, ताकि न्यायपालिका सेपरेटली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर अलग से न्याय कर सके लोगों के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कार्य करने में कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं या भेदभाव कर बैठते हैं। तो ऐसे में न्याय न्याय लोगों को न्याय मिले, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका अलग होकर काम करे, ठीक है। न्यायपालिका के जो उनकी जुडिशरी की कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट होती है या फिर उनको जो सैलरीज दी जाती हैं या जितना भी खर्चा होता है वो एग्जीक्यूटिव पर बेस्ड नहीं होता, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसर्न्ड स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है। देन आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ये सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी and maintain just and honorable relations between nations, and to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration। यानी कि आर्टिकल 51 कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, ये भारत सरकार की और किसी भी भारत के राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शांति बनाए रखे, शांति कायम रखे। एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा भी, भारत एक सुरक्षा का माहौल बनाकर रखे, ठीक है, ये जिम्मेवारी है। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, की दो राष्ट्रों के बीच में, यानी कि भारत है, एक जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, जैसे भारत के चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, या भारत के सिंगापुर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, या इटली के साथ, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ जो भारत के जो संबंध हैं वो मधुर संबंध हो, न्याय संगत संबंध हो, सम्मानजनक संबंध हो, ठीक है, उसकी बात की गई है। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। देन कहा गया है टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए जाते हैं या फिर जो समझौते किए जाते हैं, ट्रीटी साइन की जाती हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। जो भी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधियां, समझौते किए जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट तब की जाएगी जब उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, इसलिए फॉलो किया जाए इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को। फिर है एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे यूक्रेन का जो झगड़ा है या फिर कोई भी अफगानिस्तान का जो झगड़ा है, इस तरीके से जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन डिस्प्यूट्स का निपटारा करे, टेबल पर बैठ करके उनको बिठाया जाए। आर्बिट्रेशन जबरदस्ती भी बिठाया जा सकता है, उसमें बीच में उनका निपटारा किया जाए, ठीक है ना, सेटलमेंट की जाए, झगड़ा ना रहे, ऐसी कोशिशें लगातार की जानी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो आर्टिकल्स को याद करने का जो तरीका है, देखिए, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट, आर्टिकल 49 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस। तो ये याद करने का तरीका है, कीवर्ड्स याद कर लो। तो कुछ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए थे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसके अंदर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए। जैसे आर्टिकल 39 जो था उसके अंदर एक न्यू पॉइंट ऐड किया गया। आर्टिकल 39A ये एक न्यू डीपीएसपी आया। आर्टिकल 43A 48A ये न्यू डीपीएसपी हैं जिन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, ऐसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आर्टिकल 38 लाया गया। आर्टिकल 38 के अंदर एक न्यू पॉइंट लाया गया। ठीक है, आर्टिकल 38 ऑलरेडी एग्जिस्ट था, उसी के अंदर ही एक न्यू पॉइंट ऐड कर लिया गया। देन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 जो था उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया। तो डिटेल में इसको हम समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 के अंदर एक न्यू पॉइंट लाया गया। क्या लाया गया? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की जो बच्चे हैं उनकी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए सरकार उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। ठीक है, देन आर्टिकल 39A ये ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये आर्टिकल सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, कि ये सरकार का दायित्व है कि वो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करे, उसको प्रमोट करे। इक्वल जस्टिस यानी समान न्याय, कि सबको न्याय प्राप्त करने में समान अवसर मिले। ठीक है, क्योंकि न्याय प्राप्त करना एक महंगा प्रोसेस है, वकील करने पड़ते हैं, और जो अमीर है वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो न्याय प्राप्त करने से कहीं वो वंचित ना रह जाए, तो ऐसे में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि वो फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करे पुअर्स को। ठीक है, देन आर्टिकल 43A ये सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि ये जिम्मेवारी है सरकार की कि वो ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए, ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ सके, कि जो उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ सके। ठीक है, देन आर्टिकल 48A ये आर्टिकल सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे, उसका संरक्षण भी करे, उसको प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव भी करे। ठीक है, देन जो जंगल है या जो जंगली जानवर है, जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं और जो वनस्पति है वहाँ की, उसको सरकार सेफ गार्ड करे। ठीक है, उसका भी संरक्षण करे। ठीक है, देन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आर्टिकल 38 के अंदर एक न्यू पॉइंट लाया गया। क्या है वो? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये सोशल प्रिंसिपल पर बेस्ड एक सिद्धांत है। ठीक है, तो क्या कहता है ये? सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है कि जो इनकम, आय के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, अवसर के आधार पर जो असमानता है नागरिकों के बीच में, उस असमानता को, उस गैप को कम किया जाए। ठीक है, टू मिनिमाइज, कम किया जाए, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, देन
बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 के अंदर चेंजेस लेकर आए गए। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का उसको चेंज कर दिया गया। ओरिजिनली आर्टिकल 45 में लिखा था कि प्रोविजन बनाया गया था फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन की बात की गई है। ठीक है, देन इसको चेंज कर दिया गया। और क्या आज की डेट में भी ये सेम है? क्या है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। 14 साल से सीधा 6 साल तक का कर दिया। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। 14 साल से घटा करके 6 साल कर दिया गया। और यहाँ पे फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात है, यहाँ फ्री एजुकेशन की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जिम्मेवारी थी उसको कम किया गया है। एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट में जगह दी गई और एक नया आर्टिकल एस्टेब्लिश किया गया, ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A। ठीक है, इसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा एक नया डीपीएसपी ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 43B, जो कि आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। ठीक है, और सरकार को कहता है कि सरकारें जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करें, उनकी स्थापना करें, उनको फॉर्म करें। क्या कहता है आर्टिकल? टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कि सरकारें जो है ये उनका दायित्व है कि वो प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, देन ऑटोनोमस फंक्शनिंग, उनकी जो फंक्शनिंग हो वो ऑटोनोमस हो, उनको स्वतंत्रता मिले, वो अपने फैसले खुद से ले सकें, उनको अथॉरिटी मिले। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, यानी कि लोकतांत्रिक कंट्रोल रहे, लोगों का कंट्रोल रहे। ठीक है, एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा हैंडल की जाए। मतलब सैलरी बेस्ड जो जॉब के द्वारा, जो प्रोफेशनल्स के द्वारा वो कंट्रोल की जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेज की जाए। ठीक है, देन है सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी। देखिए, जो सर BN राव थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दी, ही रिकमेंडेड दैट, उन्होंने सिफारिश करी ड्राफ्टिंग कमेटी को कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, नागरिकों के जो अधिकार हैं, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जस्टिशिएबल राइट्स एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, तो उन्होंने इस सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप क्या हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को जोड़ा गया। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों ही राइट्स हैं जो कि नागरिकों को दिए जाते हैं। फर्क इतना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल है, न्याय संगत हैं। फंडामेंटल राइट्स के वॉलेट होने पर कोई भी भारत का नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या किसी भी कोर्ट में जाकर के इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकता है, एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट के द्वारा।
और इन फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाय पार्ट 3 के अंदर। बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में ऐड किया गया है। नॉन जस्टिसिएबल यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, इनको सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अलग से एक कानून बनाना होगा, उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इनको जस्टिसिएबल बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो नॉन जस्टिसिएबल है मतलब कंपलसरी नहीं है, इनको अगर कोई इसको वोलेट करता है डीपीएसपी को, तो कोई भी नागरिक इसके लिए न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देन भले ही ये नॉन जस्टिसिएबल हो डीपीएसपी, फिर भी जो आर्टिकल 37 है वो ये बात क्लियर कर देता है। क्या कहता है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 मेक्स इट क्लियर दैट these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। यानी कि ये जो डीपीएसपी हैं, ये जो सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये भारत की कंट्री की, राष्ट्र की गवर्नेंस, शासन के लिए फंडामेंटल हैं, मूलभूत हैं। ठीक है, और ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो लॉ बनाते समय इन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए, लॉ बनाए। ठीक है, देन दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन on the state authorities for their application, but the real force behind them is political, that is public opinion। यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो स्टेट अथॉरिटीज पर यानी सरकार पर केवल और केवल मोरल ऑब्लिगेशन लगाती है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रियल फोर्स काम करती है वो है पॉलिटिकल, यानी कि पब्लिक ओपिनियन।